नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संविधान धर्म के स्वतंत्र प्रचार और प्रसार का अधिकार देता है, लेकिन लालच, लोभ, प्रलोभ और डर के साथ धर्म परिवर्तन का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाता है तो उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी को लालच देकर या डर दिखाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाए तो इसका हर किसी को, हर समुदाय को, हर समाज को विरोध करना चाहिए। बांसवाड़ा की 3 बच्चियों को जबरन नन बनाने की साजिश रची गई। पढ़ाई के नाम पर उनको मध्य प्रदेश लेकर गए और फिर वहां पर उनको नन बनाने की शिक्षा दी गई। ना परिवार को इसका पता था, ना उनसे परमिशन ली गई और ना ही बच्ची इसके लिए तैयार थी। जबरदस्ती यह चलाया जा रहा था, यह हो रहा था। कमाल की बात यह है कि खुलासा तब हुआ जब आदिवासी बालिकाओं से छेड़छाड़ से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान मध्य प्रदेश महिला बाल आयोग की टीम कैथोलिक छात्रावास पहुंची। उस दौरान पता चला कि बांसवाड़ा की इन बच्चियों को जबरदस्ती नन बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन का एक खेल कैसे खेला गया, बांसवाड़ा में किसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी और क्या बांसवाड़ा धर्मांतरण का गढ़ बन गया है? इसको समझने के लिए एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांसवाड़ा में 440 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें अब लगभग 80 से 90 चर्च हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 10 साल पहले इन चर्च की संख्या यहां सिर्फ 4 से 5 थी, यानी 10 साल में 10 गुना या कहें कि 1000% इजाफा चर्च की संख्या में हो गया। और यह कैसे हुआ, यह वहां सोचना चाहिए। 10 साल पहले इन जिलों में गिनती के ईसाई धर्म के फॉलोअर थे और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यहां की है कि 60 पंचायतों में बहुमत है ईसाई धर्म का और 7 सरपंच ईसाई समुदाय से बने हैं। और यह अपने आप एक अबूझ सवाल बना हुआ है कि इतनी तेजी से बीते 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मिशनरी के जरिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते करते वहां ईसाइयों की संख्या ही बढ़ने लगी। और अब हाल तो यह हो गया कि जबरदस्ती बच्चों को नन बनाया जा रहा है। तो धर्मांतरण के मिशन पर क्या वाकई में मिशनरी काम कर रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। तीन बच्चियां मिली कि वे सिस्टर बनने के लिए आई हैं। अब जरा सोचिए, यह खेल क्या वाकई में एक साजिश के तहत रचा जा रहा है और इस खेल के लिए कुछ इलाकों को जोड़ लिया गया है? क्योंकि आपको ध्यान होगा भरतपुर या जयपुर ऐसी घटनाएं भी हुई जहां मूर्तियों को तोड़ दिया गया और ये यहां तक शपथ दिलाई गई पानी में खड़ा करके कि ना वो ब्रह्मा को मानते, ना विष्णु को, ना महेश को, और इस शपथ के साथ वो धर्म बदल रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य संगीता गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिशनरी धर्म प्रचारक अवनीश विल्सन साहब। अवनीश विल्सन साहब, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या जबरन नन बनाना बिना परिवार की परमिशन लिए, बिना उन बच्चों की रजामंदी के, क्या यह सही है? देखिए सर, इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विषय आज आपने लिया है धर्मांतरण का, ये सर सिर्फ एक आरोप मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है सर। देखिए, यदि हम बात करें आज़ादी के बाद की 1947 में, उस समय ईसाइयों की जनसंख्या इस देश में थी महज 2.3%, और यदि 2011 के सेंसस की बात करें तो उस समय भी जो जनसंख्या थी 2.3% थी। तो अब आप खुद देखिए सर, अगर बहुत अच्छे सर, अब मुझे बताइए कि बांसवाड़ा में 10 साल पहले कितने चर्च हुआ करते थे और बांसवाड़ा में 10 साल पहले कितने ईसाई हुआ करते थे, और वर्तमान स्थिति में बांसवाड़ा में कितने चर्च हैं और वहां ईसाई बहुल्य इलाके कितने हैं?
देखिए, बांसवाड़ा के अंदर सर बात की जाए तो वो आदिवासी बहुल इलाका है और वर्तमान के अंदर सर वहाँ पे महज 25-30 से ज्यादा चर्च नहीं है। और जो अभी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ ना सर, वो 2022 का बता रहा हूँ। कोई किसी को ना नन बनाता है ना किसी को फादर बनाता है। जी जी, हेलो। और आप ये बताइए कि बच्चियों को ले जाकर कैथोलिक छात्रावास में जबरदस्ती नन बनाया जा रहा है, क्या ये सही है या आप कहेंगे आरोप ही गलत है? नहीं सर, नहीं सर, ये मैं ना तो सही मानूंगा। और सर ये जो आरोप है, सिर्फ सर ये एक आरोप है, ये किसी रीति से सिद्ध नहीं हुआ है सर ये। और कोई किसी को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए सर? जाता है अपनी परिवार ये कह रहा है कि भाई हमने पढ़ने के लिए भेजा, बच्चियां ये कह रही हैं कि जबरदस्ती हमें नन बनने की शिक्षा दी जा रही है जो हम नहीं बनना चाहते। उनमें से 2 बच्चियां नाबालिग हैं। अब ये तो जानकारी आप रखते होंगे कि नाबालिग धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, चाहे उसके पिता और माता ही धर्म परिवर्तन क्यों ना कर ले। नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाए उसको अधिकार ही नहीं कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। फिर नन क्यों बनाया जा रहा था? और इससे भी बड़ा सवाल, उस कैथोलिक छात्रावास के अंदर वो 2 महीने से रह रही थी, उनकी एंट्री को छुपाया क्यों गया था? देखिए सर, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी को नन बनाने का या फादर बनाने का, ये सर एक धर्मांतरण जो है सर, ये एक न्यायिक प्रक्रिया या फिर एक प्रशासनिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को अपना धर्म बदलना है तो उसे अपने जिला कलेक्टर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है 30 दिन के लिए, जो प्रार्थना पत्र जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पे चस्पा रहता है। और 30 दिवस के बाद जो व्यक्ति धर्मांतरण करता है उसे 3 गवाहों के साथ वहां प्रस्तुत होना पड़ता है। तो सर ऐसी तो कोई प्रक्रिया उन्होंने अपनाई नहीं है सर। जी, अब ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी ये खुलासा हो गया शुरुआती चरण में, इसको इस प्रक्रिया तक पहुंचने देना चाहिए था, इनका धर्म परिवर्तन होना चाहिए था, उसके बाद फिर हम बात करते तो अच्छा था। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, ये सिर्फ एक आरोप मात्र है सर, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जी विल्सन साहब, आप कब से ईसाई धर्म के अंदर हैं या जन्म से हैं? सर मैं जन्म से ईसाई धर्म में हूं, मेरे माता पिता भी जन्म से ईसाई धर्म से ही नाता रखते हैं। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। सुरेश गर्ग साहब, बड़ा हो हल्ला होता है कि भाई यहां धर्मांतरण हो रहा है, वहां धर्मांतरण हो रहा है, तो जब हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बतौर विपक्ष क्या किया जा रहा है? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जो ये गूंगी बेरी सरकार है जो पिछले 4.5 साल से यहाँ पे चल रही है, उनको चेताया है कि राजस्थान के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। बांसवाड़ा के अंदर आप देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट बताई है कि पहले 4 या 5 चर्च हुआ करते थे, आज 80-90 चर्च वहां पे बांसवाड़ा में बन चुके हैं। क्या अशोक गहलोत जी क्या सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं क्या? मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि अशोक गहलोत जी खुद बता रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी का सबसे चहेता व्यक्ति हूं, तो क्या सोनिया गांधी जी के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है क्या? दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं, सोनिया गांधी से क्या कनेक्शन? सर एंटिनो माइनो को खुश करने के लिए हो सकता है ये किया जा रहा हो, एंटिनो माइनो को खुश करने के लिए इस तरह की चाल चली जा रही हो, क्योंकि आज बांसवाड़ा के अंदर आज 3 नाबालिग लड़कियों को नन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले 22 जुलाई 2022 के अंदर 22 नाबालिग लड़कियां केरल के अंदर जाके डिटेन हुई है। तो आप बताइए किस तरह से धर्मांतरण इस राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर हो रहा है, और इसको बार बार भारतीय जनता पार्टी चेता रही है, लेकिन कांग्रेस की गूंगी बेरी सरकार, खुद मुख्यमंत्री जी राजस्थान के गृह मंत्री हैं। अच्छा बताइए, बीजेपी को कैसे पता चला, अपनी कुर्सी बचाने बीजेपी को ये कैसे पता चला कि 3 बच्चियां नन बनने वाली हैं? ये मैं मध्य प्रदेश की सरकार ने जाके उनको, जब मध्य प्रदेश की सरकार जो बाल आयोग जो मध्य प्रदेश की है वो वहां पे गया किसी बच्ची की छेड़खानी के उसमें, तब जाके वहां पे उसके कोई नन है उसके कमरे में गए तो वहां पे 3 नाबालिग बच्ची मिली, तब जाके ये पता लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सर कि राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी बांसवाड़ा में ईसाई धर्म अपना लिया और इसलिए वो इस बात को लेकर अनभिज्ञ हो गए हैं कि होने दीजिए? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको पता क्यों नहीं चल रहा? बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष को क्यों नहीं पता चल रहा? जी बात तो सुनो, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि 4.5 साल से राजस्थान में किसकी सरकार है? खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री है,
क्या वो, मैं नहीं कह रहा, क्या क्या सोनिया गांधी एंटीनो माइनो को खुश करने के लिए ये काम हो रहा है? क्या वो अपने को ये बताना चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हूं या सर्वश्रेष्ठ आपका चहेता हूं, इसलिए ये चीज हो रही है क्या? जब 80-90 चर्च अगर बांसवाड़ा में बनते हैं तो ये सोचने का विषय है। पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पे धर्मांतरण का काम हो रहा है। संगीता गर्ग जी, इस वजह से संगीता गर्ग की जी, सरकार को जनता 2023 में राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य हैं, अभी बखूबी जानती हैं कि नाबालिग का धर्मांतरण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, क्या इसको मैं मानूं कि राज्य बाल अधिकार आयोग राजस्थान का फेल हुआ है इस स्थिति को समझने के लिए, और इसलिए एमपी में खुलासा हुआ? देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के समक्ष इस तरह के मामले जब भी कभी आए हैं तो राजस्थान बाल संरक्षण आयोग बड़ी गंभीरता से इस पर संज्ञान लेता है और इस पर भी लिया जाएगा। लेकिन आप ये मानिए कि मैं अब देखिए बाल संरक्षण आयोग के मेंबर के तौर पे आपने मुझे बुलाया तो बच्चों के हित की बात करना ही मैं चाहूंगी, राजनीति की बात करना यहाँ उचित नहीं समझती। अदरवाइज मैं गर्ग साहब को आप ही बताइए, चलिए, कि आपके पास कोई आंकड़ा है कि बांसवाड़ा राजस्थान में कितनों का धर्मांतरण हुआ है? देखिए विजेंद्र जी सुनिए, मैं कहना ये चाहती हूँ कि बाल आयोग बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है और इस तरह के मामले या जब भी कोई घटनाक्रम बच्चों का आया है तो बाल आयोग ने हमेशा से गंभीरता पूर्वक लेते हुए उस पर संज्ञान लिया है, कार्रवाई करी है। इस मामले में क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिए इसी की बानगी मैं बता रही हूँ क्योंकि इंटर स्टेट का मामला हो गया, क्योंकि राजस्थान से बच्चियां एमपी में गई हैं, लेकिन ट्रैफिकिंग करने वाला और ट्रैफिकर जो भी कोई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। साथ ही साथ इंटर स्टेट का मामला है, इसलिए हम एमपी के बाल आयोग से भी बात करेंगे। और इसी के अभी तक क्या उन परिवारों से बातचीत की आपने जिनकी बच्चियां हैं? उनसे पूछा कि भैया आपने नन बनने के लिए भेजा था उन्हें, पढ़ने के लिए भेजा था, किसके माध्यम से भेजा था? इतना तो 24 घंटे में हो जाना चाहिए था। विजेंद्र जी, राष्ट्रीय सेमिनार 28 और 29 को माउंट आबू में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि इंटर स्टेट में किसी भी तरह की इस तरह की कोई बच्चों के हित। अरे मैम, आपको कोई रोक रहा है? मुझे बताइए, बांसवाड़ा का मामला है, माता पिता बांसवाड़ा में रह रहे हैं, विजेंद्र जी, कोई आपको रोक रहा है बांसवाड़ा में माता पिता से जानकारी जुटाने में? विजेंद्र जी, या उसमें भी इंटर स्टेट आ गया? नहीं, मैं जो कह रही हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब कभी इंटर स्टेट के मामले आते हैं तो इसीलिए राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मैम, यहाँ मामला इंटर स्टेट नहीं, मामला है इंटरेस्ट का है। इंटर स्टेट का नहीं है कि हम कितने इंटरेस्ट के साथ उस खबर को देख रहे हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं। हमारे साथ सीडब्ल्यूसी सदस्य अशोक अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, एमपी से जुड़े हैं। अशोक जी, जरा बताइए बच्चियों की स्थिति क्या थी जब उनको इस तरीके से वहां से डिटेन किया गया? दर्शकों को नमस्कार। सब बाल कल्याण समिति झाबुआ अशोक अरोड़ा जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य गत दिनों झाबुआ कैथोलिक चर्च पर आए थे। उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाबालिग बच्चियाँ उन्हें मिली। उनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं, कब से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम 2 माह से यहाँ हैं और नन बनने के लिए हम आए, नन का प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि छोटी बच्चियां जो नाबालिग उम्र की है ये कैसे नन बनेगी और ये स्वयं ऐसा कैसे निर्णय ले सकती है नन बनने का। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि हम यहाँ के बाद में हमें बॉम्बे भेजा जाएगा, वहाँ पे हम नन का प्रशिक्षण लेंगे जी। फिर उन्होंने बाल आयोग की टीम ने उन बच्चों को वहाँ से डिटेन किया और बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया, जिसे हमने वन स्टॉप सेंटर पर रखा है और तमाम संस्था से दस्तावेज बुलवाए। दस्तावेज में भी कुछ भिन्नता आई और उन्हें गत जुलाई माह में प्रवेश बताया। तो सर उस छात्रावास के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जो कार्रवाई कर रहा है उनकी ओर से पूरी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्राधिकार में तो जो बच्चा डिटेन की गई है उनका निराकरण करना है जी। तो हमने उन्हें वहाँ वन स्टॉप सेंटर में। अच्छा सर, बच्चों से बातचीत हुई क्योंकि उनमें से 2 नाबालिग हैं, उनसे बातचीत हुई कि भाई कब उनके मन में ख्याल आया कि नन बनना है? बच्चों से बातचीत हुई और बच्चों ने अपने कथनों में भी ये काउंसलिंग में बताया है कि हमको नन बनना जी। उनका ब्रेन वॉश हुआ है और उन्होंने अपने कथनों में जब बताया और हमने जब इनके पालकों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हमने इन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, नन बनने के लिए नहीं। जी। अवनीश विल्सन साहब, जवाब देंगे आप?
माता पिता भेजे छात्रावास में उनको पढ़ाने के लिए और कैथोलिक छात्रावास उनको बनाए नन, उनका ब्रेन वॉश करे। देखिए सर, पुनः मैं मेरी बात को दोहराऊंगा, ये सिर्फ एक आरोप मात्र है। और मेरे जो साथी ये कह रहे हैं कि बच्चियों को नन बनाया गया है, तो इस विषय पे देखिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चियाँ या उनके माँ बाप के माध्यम से सर निश्चित रूप से आप जिला प्रशासन के समक्ष या सरकार के समक्ष आप कार्रवाई के लिए कहिए। और निश्चित रूप से सर अगर सचमुच ऐसा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वैसे मेरी बात को दोहराऊंगा, ये सिर्फ आरोप मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चियां झूठ बोल रही हैं, आप तो ये कह रहे हैं? उनको क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर। देखिए ये एक जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं, बच्चियां कह रही हैं हमें नन बनाने के लिए भेजा गया है, तो ये एक जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए सर। लेकिन अगर इसी को हम सच मान लेते हैं तो ये गलत होएगा सर। जी राजेंद्र मेघवाल जी, जरा बताइए सर, कांग्रेस इस पूरे मामले को किस नजर से देख रही है? मान ले कि चलिए जो हो रहा है उसको होने दीजिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी। देखिए विजेंद्र जी, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि इस चुनाव वर्ष है और इस चुनाव वर्ष में इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो। हमेशा शांत रहिए, बीचों मत बोलिए। हमेशा से ये धर्म, चुनाव से क्या संबंध है? धर्म मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। चुनाव से इसका क्या संबंध है? चुनाव से आप चुनाव के अंदर ये मुद्दे उठाते हैं, उसके अलावा आपने आज तक मुद्दा नहीं उठाया। देश के अंदर तमाम समस्याएं उनके ऊपर बात कीजिए, गरीबी की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, देश के संसाधनों की लूट पे बात कीजिए। आप हमेशा से चुनाव के अंदर इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, जबकि आपने बताइए मोदी जी खुद कैथोलिक चर्च के अंदर जाके उनकी बात करते हैं। मोदी जी आपने पता होगा केरल के अंदर जाके कैथोलिक चर्च के जो पादरी हैं उनसे मिलते हैं और उनको कहते हैं। ये हमेशा चुनाव के अंदर आके इस तरीके के मुद्दे। कौन से चुनाव की बात हो रही है? अरे आप चुनाव के अंदर ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, आपको कभी केरल स्टोरी याद आती है? आपने गुजरात के अंदर जो 41 महिलाएं 41 लड़कियां जो गायब हो गई, उनका आज तक पता नहीं चला। चुनाव था जो आप बोल रहे हो कि चुनाव का? मुझे आप बता दीजिए, गुजरात के अंदर से 40,000 से अधिक महिलाएं लापता है, आज तक उनका पता चला क्या? सुरेश गर्ग साहब एक मिनट, होना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, ये बच्चियों के बयान है सर, बीजेपी के बयान नहीं है कि उन्हें वहां नन बनाने की शिक्षा दी जा रही है, और परिवार के बयान है कि वो पढ़ने के लिए गए हैं, नन बनने नहीं गए हैं, और वो नाबालिग हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, भाजपा हमेशा धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करती है। मैं बच्चियों की बात कर रहा हूं। मैं बच्चियों की बात ही कर रहा हूं। अगर ये मामला जांच के अधीन है, इस जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। वास्तव में आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भाजपा के लोग जिस तरीके का, संघ के लोग जिस तरीके की गंदी राजनीति करते हैं, जबकि सुन लीजिए आप लोगों ने इस देश को नफरत का अड्डा बनाया। मणिपुर के अंदर आप बताइए ना, किसके अंदर संघर्ष हो रहा है? महिलाओं की बदसलूकी हो रही है, उनके साथ गैंग रेप हो रहे हैं। आप बताइए ना, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस देश की समस्याएं धर्मांतरण नहीं है, इस देश की समस्याएं महंगाई है, लूट है, जो संसाधनों की लूट है, ये भी समस्या है। राजेंद्र जी, ये भी समस्या है, मानिए इसको भी समस्या। धर्मांतरण इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिस तरीके से धर्मांतरण समस्या ही नहीं है। क्यों नहीं है समस्या? धर्मांतरण समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा एक मिनट राजेंद्र जी, आप ईसाई बनना चाहेंगे अभी? देखिए ये हमारे साथ हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जो प्रोसेस होगा वो कर लेंगे। बताइए, आप पूछ रहा हूं, आप कुछ बनना चाहें, मैं कुछ बनना चाहूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल यही सर, मैं तो ये बताइए, नाबालिग का मौलिक अधिकार क्या कहता है? क्या किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नाबालिग अपनी इच्छा से किसी धर्म में जा सकती है, उस धर्म की शिक्षा ले सकती है? जी, इसी चैनल पे हम एक डिबेट कर रहे थे जिसके अंदर एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम शिक्षिका ने भगाया था। उसके अंदर आपका स्टैंड क्या था और हमारा और भाजपा का स्टैंड क्या था, आपको पता होगा। हम दोनों एक ही बात कर रहे थे। उस दिन भाजपा भी गंदी राजनीति कर रही थी। मैंने इंट्रो में भी यही कहा सर। कहता हूं, एक मिनट सर, ऐसे मुद्दों मैंने अपनी डिबेट को ओपन ही इस बात के साथ किया है। एक मिनट राजेंद्र मेघवाल जी, एक मिनट सर, मैंने अपनी डिबेट को ओपन ही इस बात के साथ किया कि संविधान हमें पूरी स्वतंत्रता देता है कि धर्म के प्रचार प्रसार के साथ अगर किसी को हम अपने धर्म में ला सकते हैं, बिना लोभ प्रलोभ, बिना डर, बिना लालच के।
तो उसका स्वागत होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं भाई, नाबालिग बच्चियां हैं, क्या नाबालिग बच्चियों के पास धर्मांतरण या किसी दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान के अंदर और आईपीसी के अंदर तमाम प्रावधान है कि प्रलोभन के द्वारा, लालच के द्वारा, डर के द्वारा, भय के द्वारा या किसी भी तरीके से अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वो गलत है। लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा जिस तरीके से क्या कह रहा हूं, क्या नाबालिग अपनी इच्छा से, एक मिनट सर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या नाबालिग अपनी इच्छा से किसी धर्म को, संविधान के अंदर प्रावधान है ना? नहीं है सर, है, बिल्कुल नहीं है, है, बिल्कुल है। नाबालिग अपनी इच्छा से धर्म नहीं ले सकती सर, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं। के लिए और सुनिए सर, अगर नाबालिग के माता पिता, और सुनिए, अगर नाबालिग के माता पिता भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो भी उस परिवार के बच्चे जब तक कि बालिग ना हो जाएं वो उस धर्म में नहीं जा सकते जिसमें मां बाप हैं। जन्म से जो धर्म है बालिग तक रहेगा। ये जो इंटरप्रिटेशन कानून है सर, ये जो इंटरप्रिटेशन दी है वो संविधान और आईपीसी के तहत ही दी है। बिल्कुल सर, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि नाबालिग को नन बनाया जा रहा है, क्या कुछ नहीं किया जाएगा? आईपीसी को पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दुर्भाग्य से जो मुद्दे हैं उनको भटकाकर दूसरे मुद्दे उठाए जाते हैं। अशोक अरोड़ा जी, आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि नाबालिग अपनी इच्छा से धर्म स्वीकार नहीं कर सकती और धर्म बदल भी नहीं सकती है। मेरा सवाल सर यह है कि अब काउंसलिंग के दौरान बच्चियों को क्या कहा जा रहा है और बच्चियां क्या कह रही हैं? काउंसलिंग में बच्चों ने यह स्वीकार किया है कि हम जो है नन का प्रशिक्षण लेने के लिए आई है और रह रही है जी। और उनको क्या समझाया जा रहा है सर? उनको बच्चे ईसाई धर्म के संबंध में समझाया जा रहा है कि आप जो है आगे जाके सेवा करिए जी। और रजिस्टर में उनकी एंट्री क्यों नहीं थी कैथोलिक छात्रावास के? छात्रावास में उनकी एंट्री नहीं है साहब। क्यों नहीं है सर? 2 महीने से अगर वो वहां है तो? ये एक आश्चर्य की बात है। हमने छात्रावास का दस्तावेज वगैरह भी कल बुलवाए हैं, देखते हैं वो क्या ला के देते हैं जी। संगीता गर्ग जी बोलिए मैम। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात कि ये लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं लगाएं आप, लेकिन बाल संरक्षण आयोग के द्वारा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो जो संस्था ने बच्चे कहाँ लेके गए एमपी में, तो वो संस्थान कहाँ है? एमपी में। धर्मांतरण की बात आप कहाँ कर रहे हैं? एमपी में। आप राजस्थान में तो हो नहीं रहा ना। बच्चे कहाँ के? बच्चे राजस्थान के हैं, लेकिन सुनिए आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी, अगर मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग मध्य प्रदेश जाते हैं, गुजरात के लोग जाते हैं। अरे बता दीजिए ना, 41,000 महिलाएं लापता, उनका आज तक पता किया गया? गुजरात की 41,000 महिलाएं लापता है, उसके ऊपर भी तो बता दीजिए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा तस्करी के खिलाफ, तस्कर और तस्करी के खिलाफ राजस्थान बाल संरक्षण आयोग संज्ञान लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। लेकिन वो जो शेल्टर होम है जहाँ पे रखा गया है वहां पर ये इस तरह का काम हो रहा था, तो दोषी कौन है? मध्य प्रदेश सरकार, ना कि राजस्थान सरकार। मैंने कहा तस्कर और तस्करी अगर हुई है तो राजस्थान बाल संरक्षण आयोग संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करेगा। लेकिन अगर वहां पर जो होम है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कराया कहां जा रहा था? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये पल्ला झाड़ रहे हैं और राजस्थान पे ठोक रहे हैं। कौन नहीं भेजता? मध्य प्रदेश के तमाम चीजें होती है। मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में नहीं हो रहा है। 41,000 लड़कियों के बारे में बता दीजिए जो गुजरात से मध्य प्रदेश में हो रहा था। नाबालिग लड़की अगर केरल गई है तो किसकी सही पे गई है? इनसे पूछ लीजिए। 41,000 महिलाएं और लड़कियां गुजरात से लापता है। मोदी जी जवाब देंगे क्यों लापता हुई? आज तक उनका पता नहीं चला। आप बार-बार देखिए, आप बताइए, सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ये काम किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपकी 2 बातों पे मैं कोट करना चाहूंगी। पहले तो आपने कहा गूंगी बेरी सरकार, शायद आपको जानकारी देना चाहूंगी, कोर्ट ने दिव्यांगजनों को गूंगी बेरा कहने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने गूंगा बेरा कहने पर रोक लगाई है। आप इस बात को सुधारें। दूसरा, बार-बार करें एंटी माइनो कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि एक महिला जो विदेशी होते हुए देश की संस्कार, संस्कृति, पहनावा, भाषा
इस टाइम दुष्कर्म में नंबर 1 कौन है? कर लेती है और फिर आप अपडेट कीजिए, मध्य प्रदेश अपडेट कीजिए, सर अपडेट कीजिए। दुष्कर्म में जिस समस्या आदिवासियों के अत्याचार है मध्य प्रदेश नंबर 1, दलितों के अत्याचार पे यूपी नंबर 1। आए दिन राजस्थान के 17 रोज 17 बलात्कार राजस्थान के अंदर होते हैं, रोज अत्याचार राजस्थान के अंदर होते हैं। बच्चे चाय पीने के लिए रात को नहीं जा सकते। सुरेश गर्ग साहब आंकड़ों को अपडेट भी किया कीजिए। 2021-22 के आंकड़े बताएं। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। की बात नहीं है, इनके बड़े नेता झूठ बोलते हैं, इसलिए ये भी झूठ बोलते हैं। राजस्थान नंबर 1 पे आएगा। आज यूपी की जनसंख्या है 24 करोड़ की, राजस्थान की जनसंख्या बढ़ने से क्या अपराध बढ़ने का लाइसेंस मिल गया? कंपैरिजन करें, जनसंख्या ज्यादा होने से क्या अपराध बढ़ने का लाइसेंस मिल गया? दूसरे नंबर पे तो क्यों है राजस्थान? थोड़ी तो शर्म रखो, महिलाओं की इज्जत करना सीखो, महिलाओं की इज्जत करना सीखो। मणिपुर के अंदर क्या हुआ? कारगिल हीरो की वाइफ के साथ बदसलूकी हुई, उसके साथ कोई काम नहीं, गैंग रेप हुआ, उसके साथ छेड़खानी के अलावा कोई काम नहीं किया। मणिपुर के अंदर अवनीश विल्सन साहब एक मिनट, क्यों नहीं बोले? एक मिनट। अवनीश विल्सन साहब, अवनीश विल्सन साहब, जिस तरीके से अशोक अरोड़ा जी, मैम एक मिनट बस, एक मिनट। देखिए विजेंद्र जी, मामला पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। गलती होती है उनके इलाके में इस तरीके की बातें हो रही है। राजस्थान में अपराध हुआ, अपराध मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए। 7 पंचायत के अंदर एक मिनट, एक मिनट, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, आप हमसे किस बात का सवाल पूछते हैं? आप बार-बार एंटी माइनो शब्द यूज कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एक विदेशी महिला नाम नहीं है क्या? नाम नहीं है क्या? ये बताइए, नाम नहीं है क्या? सोनिया गांधी जी का नाम क्या है बता दीजिए, असली नाम क्या है बता दीजिए आप। क्यों नहीं है? आप सोनिया गांधी जी का नाम एंटी माइनो नहीं है तो क्या नाम है बताइए। इस केस में सोनिया गांधी जी मानी चाहिए, महिलाओं की इज्जत करना सीखिए आप लोग बीजेपी के लोग महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, दुष्कर्म करते हैं आपके लोग। खुश करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा चाहता हूं एंटी माइनो का, तो कुछ भी हो सकता है साहब। अरे शर्म करो सुरेश जी, थोड़ा तो शर्म करो। नेशनल चैनल पे बकवास कर रहे हो आप, आपको पता होना चाहिए किसकी इज्जत कैसे की जाती है। महिलाओं की इज्जत करना सीखिए पहले। आप लोग यहाँ पे इस तरीके, मणिपुर के अंदर क्या हुआ? कारगिल हीरो की वाइफ को नग्न घुमाया जाता है और गैंग रेप किया जाता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री 80 दिन तक नहीं बोलते। 80 दिन से मणिपुर के अंदर जैसे इंटरनेट चालू हुआ, आप यहाँ पे क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? एक मिनट, अवनीश विल्सन साहब, एक मिनट, अवनीश विल्सन साहब, अवनीश विल्सन साहब, ये सच है, ये पूरे तरीके से सच है कि भाई वो चर्च एमपी के अंदर है। ये भी सच है कि बच्चियों को अगर नन की शिक्षा दी जा रही थी तो वो एमपी के अंदर दी जा रही थी। ये भी सच है कि वहां पकड़ा भी एमपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान महिला आयोग ने, बाल आयोग ने पकड़ा है, ये सच है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर आपसे, क्या ऐसे छात्रावास जो क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अविनाश विल्सन साहब। देखिए सर, वापस से मैं मेरी बात को दोहराऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2011 के सेंसस का राजस्थान में क्रिश्चियंस की जनसंख्या 96.43 हजार थी सर, और जो ये राजस्थान की जनसंख्या का महज 0.14% है। तो आप स्वयं देखिए, यदि सचमुच धर्मांतरण होता तो क्या ये वर्तमान में कितनी है सर? और दूसरा सर, मैं फिर वर्तमान में कितनी कहना चाहूंगा, ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी। अवनीश विल्सन साहब, वर्तमान में कितनी है सर? ये 2011 का डाटा मेरे पास है सेंसस का जी सर। वर्तमान में हमारे समाज के हिसाब से 0.17% जनसंख्या है क्रिश्चियन समाज की राजस्थान के अंदर जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं फिर वही कहूंगा, कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म में जाना चाहे तो उसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर लोभ, प्रलोभ, लालच और डर की वजह से अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है तो धर्मांतरण जो करा रहा है उसके खिलाफ हर किसी को सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।